हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन जालिका या क्रोमेटिन। अब हम बात कर रहे थे पिछले लेक्चर्स में केंद्र, जैसे न्यूक्लियस, इसके डिफरेंट पार्ट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। लाइक एनवेलप, यानी केंद्र के बारे में हम पढ़ चुके हैं। न्यूक्लियोलस के बारे में पढ़ चुके हैं। इसका जो थोड़ा मेन टॉपिक था एनपीसी, न्यूक्लियर कोर कॉम्प्लेक्स, उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। और आज हमारा ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा ही टॉपिक है, क्रोमेटिन। अब आप देख रहे हैं क्रोमेटिन कौन सा पार्ट है। ये जो पार्ट है ये आपको दिखाई दे रहा है, जो जाली का रूपी संरचना है, क्रोमेटिन जाल या क्रोमेटिन इसे कहते हैं। तो आज का ये हमारा टॉपिक है क्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन, वैसे हम पिछले कुछ वीडियो पहले बनाया था मैंने, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर। तो वहाँ पर मैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम डिस्कस किया था। तो वहाँ पर हम इसको देख सकते हैं कि क्रोमेटिन देखा जाए तो ये क्रोमोसोम ही है। तो क्रोमेटिन की जो संरचना है उसमें अगर हम देखें तो एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है और ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। उसके बाद दूसरा जो क्रोमेटिन के अंदर मेन चीज है वो हिस्टोन प्रोटीन होता है और हिस्टोन प्रोटीन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये बेसिकली इसमें लाइसिन रेसिड्यू या लाइसिन एमिनो एसिड की अधिकता होती है। इस वजह से इस पर धनावेश होता है। तो ये लाइसिन जो है वो पॉजिटिव चार्ज युक्त एमिनो एसिड है। तो इस पर ऋणावेश होता है, इस पर धनावेश होता है, इसलिए क्रोमेटिन का निर्माण होता है। क्योंकि इसलिए क्रोमेटिन धागा बनता है और उसी क्रोमेटिन को हम धीरे धीरे जब क्रोमेटिन घुस जाता है तो फिर उसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। अब जो हिस्टोन प्रोटीन है ये भाई 4-5 प्रकार की है। H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। अगर हम इसको देखेंगे तो बिल्कुल मोती के समान, जैसे मोतियों की माला होती है, उसमें जगह जगह पर ये मोती इस तरह से संरचना होती है ऐसे। और इसके ऊपर जो डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड धागा है वो इस तरह लिखता होता है। तो ये संरचना हमको दिखाई पड़ती है। इस संरचना को हम नाम देते हैं न्यूक्लियोसोम। क्या नाम देंगे इसको? हम नाम देते हैं न्यूक्लियोसोम। इसमें केवल दो ही चीजें हैं, ये हिस्टोन अष्टक है, हिस्टोन ऑक्टेट, और ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का थ्रेड है। ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। अब जो हिस्टोन ऑक्टेट है इसमें दो, इनकी H2A, H2B, H3 और H4, इनकी प्रत्येक की दो इकाइयां पाई जाती हैं, इसलिए ये हिस्टोन अष्टक बन जाता है। तो हिस्टोन अष्टक में ये सब दो बार पाए जाते हैं। अब इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। जब यही न्यूक्लियोसोम थोड़ा सा
गुथ जाता है, कॉम्पैक्ट हो जाता है। अब देखो इतना बड़ा डीएनए होता है और इसमें दुनिया भर के यानी बहुत अधिक संख्या में न्यूक्लियोसोम होते हैं। तो ये सभी न्यूक्लियोसोम इस प्रकार से खुले हुए नहीं रहते हैं, ये सभी आपस में अब ये कॉम्पैक्ट होते हैं, एक छोटी सी जगह में आते हैं, यानी कि इस केंद्रक के अंदर आना है इनको। तो फिर ये अब एक जाल के रूप में, अब देखो ये जो है ना, ये इस तरह से, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये इस तरह से, ये एक कॉम्पैक्ट संरचना बन जाती है जिसे हम कहते हैं क्रोमेटिड, और दो क्रोमेटिड मिलकर बनाते हैं क्रोमोसोम। ये है। अब बात आती है क्रोमेटिन दोबारा से। ये तो हमने देख लिया अभी क्रोमेटिन का जो केमिकल कंपोजिशन है वो क्या है। अब दोबारा से बात आती है क्रोमेटिन। देखिए, जब सेल इंटरफेज में होती है, ठीक है, तो इंटरफेज से पहले जो G0 अवस्था है, जिसे हम विश्राम अवस्था या रेस्टिंग फेज कहते हैं, उसमें ना डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, ना ट्रांसक्रिप्शन होता है, ना ट्रांसलेशन होता है। इसका मतलब है कि सेल जो है वो बिल्कुल कंप्लीटली रेस्टिंग फेज में है, उसे अब किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, वो आराम कर रही है। लेकिन उस अवस्था को हम कहते हैं G0 अवस्था, G0 स्टेज। अब G0 स्टेज से जब कोई सेल निकल करके इंटरफेज में आती है, तो इंटरफेज में उसे 3 अवस्थाओं से गुजरना होता है, G1, S और G2। अब सबसे इम्पोर्टेंट होती है S अवस्था, ठीक है। हालांकि G1 के अंदर ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाता है, लेकिन रेप्लिकेशन की जो क्रिया है वो S अवस्था में होती है। जब मैंने बताया आपको जो क्रोमेटिन पदार्थ है वो इस तरह जाल के रूप में होता है, जाल के रूप में होता है, जिसे हम क्रोमेटिन जालिका कहते हैं, क्रोमेटिन नेटवर्क कहते हैं। लेकिन जब रेप्लिकेशन होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, उस समय ये इस रूप में भी नहीं रहता, ये बिल्कुल लीनियर हो जाता है, लीनियर हो जाता है, अर्थात ये खुल जाता है। और खुलने के बाद ही इसका रेप्लिकेशन, इसका ट्रांसक्रिप्शन, इससे ट्रांसलेशन जैसी जो प्रोसेस है, बहुत ही नेसेसरी प्रोसेस है, वो संपन्न होती है। अब क्रोमेटिन की अगर हम बात कर रहे हैं, और क्रोमेटिन को अगर रंगा जाए, हम क्रोमेटिन की बात कर रहे हैं और हम कह रहे हैं भाई अगर क्रोमेटिन को स्टेन किया जाए, स्टेन विद जिम्सा, यानी कि इसकी जिम्सा स्टेनिंग की जाए, तो इसके 2 भाग निकलकर सामने आते हैं। एक भाग जो लाइट स्टेन होता है, इसे हम कहते हैं यूक्रोमेटिन। एक दूसरा भाग जो डार्क स्टेन होता है, इसे हम कहते हैं हेटेरोक्रोमेटिन। हेटेरोक्रोमेटिन, ठीक है। एक लाइट स्टेन है जो हल्का अभिरंजित होता है, एक गहरा अभिरंजित होता है डार्क स्टेन, तो उसे हम कहते हैं हेटेरोक्रोमेटिन। अब यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन वाले पोर्शन अगर हम देखें, तो देखिए क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम है, एक क्रोमेटिड है, यहाँ होता है सेंट्रोमियर और यहाँ होता है टीलोमियर। इस सेंट्रोमियर पर अगर हम देखें तो यहाँ पर इस तरह से डीएनए के जो थ्रेड्स होते हैं, ये डीएनए के थ्रेड्स बार बार यहाँ आते गुथते हैं, यानी कि यहाँ पर ज्यादा कॉम्पैक्ट होते हैं, है ना। ये समझ में आएगा भाई, लाइट स्टेन अगर है तो यूक्रोमेटिन है, और अगर डार्क स्टेन है तो हेटेरोक्रोमेटिन है। तो किस जगह पर तो डार्क स्टेन होता है और किस जगह पर ये
लाइट स्टेन होता है। तो देखो ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, तो यहाँ और यहाँ और यहाँ, ये टीलोमियर है, ये सेंट्रोमियर है। इन दोनों हिस्सों पर डीएनए के थ्रेड्स ज्यादा कॉम्पैक्ट होते हैं, अधिक गुथे हुए होते हैं, इसलिए इन जगहों पर अगर स्टेन करेंगे तो रंग ज्यादा ठहरता है, अंदर तक चला जाता है। तो ये गहरे स्टेन होते हैं। क्या होते हैं? ये गहरे स्टेन होते हैं इन कंपैरिजन किसके? यूक्रोमेटिन के। अब ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन में अगर हम देखें तो यहाँ पर डीएनए के जो धागे हैं वो थोड़े दूर दूर हैं, कॉम्पैक्ट नहीं है, इसलिए अगर यहाँ पर हम रगड़ते हैं, इनको स्टेन करते हैं तो ये लाइट स्टेन होते हैं। ठीक है। अब बात यह है कि हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन में कौन सा ज्यादा उपयोगी होता है? तो देखो, अगर हम ट्रांसक्रिप्शनली या सेल के हिसाब से देखें तो यूक्रोमेटिन जो है वो ज्यादा एक्टिव होता है। क्यों होता है? क्योंकि देखो ये वाले जो पोर्शन है, ये वाले जितने भी ट्रांसक्रिप्शन होते हैं, जितना भी ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रीजन होता है वो सब इसी के अंदर होता है। तो जो यूक्रोमेटिन है ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है। ट्रांसक्रिप्शनली ये एक्टिव रीजन है, यानी अनुलेखन के लिए ये एक्टिव है। जितने भी जीन्स हैं, मोस्टली जीन्स यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, मोस्टली जीन्स यहाँ पर पाए जाते हैं, तो यूक्रोमेटिन जो है वो ज्यादा काम का होता है। अब देखो इतना बड़ा न्यूक्लियोसोम से बनकर इतना बड़ा धागा होता है, वो धागा इस तरह से जगह जगह पर मतलब इस तरह से घूमता हुआ और ऐसे निकलता है। तो ये वाले जो रीजन है, जो यूक्रोमेटिन रीजन है, ये एक्चुअली खुल जाते हैं। बताया था मैंने यूक्रोमेटिन यानी जब ट्रांसक्रिप्शनल एप्लीकेशन होता है तो उस समय जो क्रोमेटिन है उसका जो भाग है वो खुल जाता है, यानी लीनियर हो जाता है। अब जो हिस्टोन प्रोटीन है वो इससे अलग हो जाते हैं। दो जीन्स, वो है एंजाइम, एक तो है हिस्टोन एसिटिल ट्रांसफरेज, हिस्टोन एसिटिल ट्रांसफरेज, और एक होता है हिस्टोन डी एसिटाइलेज। हिस्टोन डी एसिटाइलेज। तो ये दोनों एंजाइम हैं। ये दोनों एंजाइमों की सक्रियता से यूक्रोमेटिन एक्टिव और इनएक्टिव होता रहता है। मतलब हिस्टोन इससे बाहर निकलता रहता है और वापस से दोबारा से ये क्रोमोसोम के रूप में बदलता रहता है। ऐसा नहीं है कि भाई एक बार डीएनए खुल गया तो फिर इसको दोबारा से क्रोमोसोम बनाने की जरूरत नहीं है। नहीं, इसको दोबारा से क्रोमोसोम बनाया जाता है इन्हीं एंजाइमों की सक्रियता से। अब दूसरा जो पोर्शन है हमारा, उसे हम हेटेरोक्रोमेटिन कहते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो डार्क स्टेन होता है, डार्क स्टेन हुआ है और इसे हम नाम दे रहे हैं हेटेरोक्रोमेटिन। हेटेरोक्रोमेटिन, तो ये तो हमने बता ही दिया भाई डार्क स्टेन होता है। अब ये हेटेरोक्रोमेटिन भी दो प्रकार का होता है। एक होता है कॉन्स्टिट्यूटिव और एक होता है कॉन्स्टिट्यूटिव, एक होता है फैकल्टेटिव। ठीक है, एक होता है फैकल्टेटिव, एक होता है कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन और एक होता है फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन।
देखो, जो कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन होता है ये ऑलवेज पुअरली, यानी कि बहुत कम एक्सप्रेस्ड होता है। पुअरली एक्सप्रेस्ड यानी कि ये एक्सप्रेस नहीं होते हैं, या होते हैं तो बहुत कम होते हैं। ठीक है, पुअरली एक्सप्रेस है, ये बहुत कम एक्सप्रेस होते हैं। फिर इनका डीएनए जो है, जो कॉन्स्टिट्यूटिव का मतलब होता है हिंदी में अहेतुक। अहेतुक। फैकल्टेटिव का मतलब होता है वैकल्पिक। इसके पास विकल्प है, इसके पास कोई विकल्प नहीं। तो पुअरली एक्सप्रेस होता है। तो क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 1, 7, 19 and Y, these are heterochromatic, सॉरी, constitutive heterochromatic। इनका जो लार्ज रीजन है, इन क्रोमोसोम का लार्ज रीजन, बड़ा क्षेत्र क्या है? कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिक है। तो कॉन्स्टिट्यूटिव जो हेट्रोक्रोमेटिक रीजन्स होते हैं, उनमें एग्जांपल के लिए हम सेंट्रोमियर एंड टीलोमियर को रखते हैं। यानी कि ये ऐसे क्षेत्र होते हैं, ये कभी भी यूक्रोमेटिन में नहीं बदलते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूटिव अर्थात ये हेट्रोक्रोमेटिक ही बने रहते हैं, चाहे कंडीशन कोई भी हो, लेकिन इनका हेट्रोक्रोमेटिक जो बिहेवियर है वो चेंज नहीं होता है। ये कभी भी यूक्रोमेटिन में नहीं आते हैं। ये पुअरली एक्सप्रेस्ड होते हैं, बहुत कम। इसमें क्रोमोसोम 1, 7, 19 और Y, ये क्रोमोसोम ऐसे जिनका लार्ज रीजन, इनका बड़ा क्षेत्र हेट्रोक्रोमेटिक है। और इस रीजन में हम रखते हैं सेंट्रोमियर और टीलोमियर को। तो ये ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें पहली बात तो कोई जीन नहीं है, अगर जीन है भी तो वो एक्सप्रेस नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन। अब देखो, फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन का आप समझ ही रहे हैं कि अगर होते तो ये हेट्रोक्रोमेटिक है, लेकिन अगर आवश्यकता पड़े तो ये यूक्रोमेटिन में बदल सकते हैं। ठीक है, होते तो क्या है, ये हेट्रोक्रोमेटिन है, लेकिन अगर आवश्यकता पड़े तो ये यूक्रोमेटिन में बदल सकते हैं। तो ये भी एक्सप्रेस हो सकते हैं। विकल्प है ना, विकल्प है इनके पास। एक विकल्प है कि ये यूक्रोमेटिन है, एक विकल्प है कि हेट्रोक्रोमेटिन है। तो ये हेट्रोक्रोमेटिन होता है, लेकिन यूक्रोमेटिन में बदल सकते हैं, विकल्प है इनके पास। अब यहाँ पर एक प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन। एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन। तो एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन के अंदर हम देखें तो जो फीमेल होता है, जैसे 46 क्रोमोसोम है उसमें, तो 44 प्लस एक्स क्रोमोसोम इसके अंदर होते हैं। दोनों क्रोमोसोम एक समान है। जब दोनों क्रोमोसोम एक समान है तो दोनों क्रोमोसोम पर उपस्थित जीन्स भी एक समान होंगे। तो एक समय में दोनों क्रोमोसोम के जीन्स की हमको आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए एक क्रोमोसोम को इनएक्टिव कर लिया जाता है, जिसे हम कहते हैं एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन। और ये जो क्रिया होती है इनएक्टिवेशन की, इसे हम लायोनाइजेशन कहते हैं। लायोनाइजेशन। अब ये जो एक्स क्रोमोसोम है, ये इनएक्टिवेट हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, आवश्यकता अगर पड़ती है आगे जाके तो इस एक्स क्रोमोसोम के जीन्स को भी काम में लिया जा सकता है। तो इसको हम कहते हैं फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन। अब अगर हम देखें कि किसी ह्यूमन फीमेल के अंदर, तो ह्यूमन फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम है। तो एक जो एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव किया है, इस एक एक्स क्रोमोसोम को हम कहते हैं बार बॉडी। ये मूले बार ने सबसे पहले बताया था, मूले बार ने। तो इसको हम कहते हैं मूले बार ने बताया था, मूले बार बॉडी, MURRAY, मूले बार ने बताया था।
तो इसलिए इनको हम कहते हैं बार बॉडी या बार कार्ड। ये इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है, मानव में जो मेल होते हैं उनके अंदर तो 46 क्रोमोसोम है, लेकिन इनमें 44 प्लस एक्स वाई है। यहाँ पर एक एक्स है एक वाई है, इसलिए इसमें मेल के अंदर कोई बार बॉडी प्रेजेंट नहीं होती। तो मेल में बार बॉडी एब्सेंट होती है। बार बॉडी इज एब्सेंट इन मेल। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक हमारा क्रोमेटिन। ज़्यादा डिटेल से पढ़ना है तो आप क्रोमोसोम कंपोजिशन देख सकते हैं। क्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन, बार बॉडी। आशा है आपको समझ में आएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।